ज़िंदगी मेरी बहुत कठिन थी और उस कठिन ज़िंदगी ने मुझे मजबूत बनाया। जब हम जिस गांव में ककरार के हैं वहाँ से पानी लेने के लिए करीब 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाना पड़ता था कई बार गर्मियों में। तब ट्यूबवेल नहीं था, कुछ नहीं था, पंप भी नहीं था और हम झरिया खोद के वहाँ से पानी लेके आते थे। सुबह 4 बजे से लाइन लगती थी, 10-11 बजे नंबर लगता था। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, मैंने बताया कि हम 50-60 किलोमीटर पर डे साइकिल चला के कॉलेज पढ़ने आते थे। तो कई नौकरियाँ लगी, जैसे कि सबसे पहले एडीओ में लगा, फिर गणित में, चूँकि गणित सब्जेक्ट से पढ़ा था तो फिर यूडीटी में उच्च श्रेणी शिक्षक में लगा। फिर बड़े अच्छे मार्क्स थे मेरी हिस्ट्री में, एमए में उस समय, तो मेरा कॉलेज में प्रोफेसर में भी लगा। बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड से मैं पीओ प्रोबेशनरी अफसर रिक्रूट हुआ और मैंने बस्तर ग्रामीण बैंक में ज्वाइन किया। हालांकि बोली भाषा और संस्कारों की दृष्टि से हम अपने आप को पूरी तरह से आदिवासी मानते हैं, उन्हीं के बीच पले बढ़े सीखे। यहाँ तक कि जो जड़ी बूटियों का मुझे प्राथमिक ज्ञान मिला, उसके लिए भी मैं उनका कृतज्ञ हूँ। सर, एग्रीकल्चर फील्ड में आपने क्या कुछ ऐसा किया जिससे आपको इतनी सफलताएं हाथ लगी? आप छत्तीसगढ़ के पहले किसान हैं जो खेती किसानी के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। ये हमारे लिए नई बात हो सकती है, छत्तीसगढ़ के लिए, या भारत के पहले किसान राजाराम हो सकते हैं। लेकिन जिन देशों की मैंने यात्रा की, यूरोप वगैरह में मैंने देखा है, अमेरिका वगैरह में आप देखिएगा, वहाँ पे पिछले 15-20 सालों से किसान जो है इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वो 7-8 साल में जीरो हो जाता है, 10 साल में, और ये 10 साल में 2 करोड़ 3 करोड़ की लकड़ी देता है, समझिए। तो और 2 लाख में तैयार होता है, वो 40 लाख में तैयार होता है, ये 2 लाख में तैयार होता है। वो 10 साल में जीरो हो जाता है, ये 10 साल में 2 करोड़ की लकड़ी देता है। और 30-40 देशों का जो जहाँ मैं गया, जहाँ मैंने देशों के मैं शहर नहीं घूमा या पर्यटन स्थल नहीं गया, 35-40 देश गया, मैं खाली वहाँ के खेत देखा, किसानों से मिला, उनकी खेती के बाजार देखे, एग्रो मार्केट्स देखे कि कौन के पास कौन सा पारस पत्थर है जो वो हवाई जहाज खरीद के किसान उड़ाते हैं। अब लगभग अमेरिका में हर किसान के पास हवाई जहाज। आपने बताया कि आप लोग 1000 से 1100 एकड़ क्षेत्र में खेती करते हैं, तो क्या आपका खुद का इतना एकड़ खेत है या फिर आप गांव वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं? जो मार्केटिंग देखता हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, मैं बैंक कर रहा हूँ तो फाइनेंस समझता हूँ, लॉ में टॉपर रहा तो कानून समझता हूँ। मैं हाई कोर्ट में मैंने बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया। भारत कृषि प्रधान देश है, करीब 70% लोग किसान है भारत में। आपने बताया कि 84% लोगों के पास 4 एकड़ तक खेत है, सभी लघु किसान हैं। वो अपने खेतों में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें अधिक लाभ हो? अब नई पीढ़ी आ रही है, मेरी बिटिया 25 लाख का पैकेज छोड़ के वो इससे जुड़ी हुई है, इसकी मार्केटिंग में लगी है। बेटा केमिकल इंजीनियर करके वो भी इसी से जुड़ रहा है। तो सेकेंड पीढ़ी भी आ रही है। आप लोग का टर्नओवर कितना? बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर आप सेलेक्ट हुए थे, तो आप फाइनेंस को काफ़ी करीब से जानते हैं। बहुत सारे किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो किस प्रकार से बैंक से सहायता ले सकते हैं, किस प्रकार लोन लेकर खेती किसानी कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। हेलीकॉप्टर आप चूंकि लेने वाले हैं, तो बड़ा सवाल सबके लिए कि आखिर हेलीकॉप्टर को कौन चलाएगा? मतलब जल्द ही जो बस्तर के भी जो किसान है वो हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दिखाई देंगे। तो भी धान से ज़्यादा पैसा। मैं पुष्पेंद्र, पहली बात तो शिक्षा कोई भी बेकार नहीं जाती। जब मैं बीएससी गणित किया तो मैं व्यापार में जब तक बाकी लोग कैलकुलेट करते रहते हैं तब तक मैं हिसाब लगा लेता हूँ कि 100 में मेरे को प्रॉफिट हो गया नहीं। मैं इकोनॉमिक्स में किया, जिससे मुझे बहुत सारी चीज़ों के इकोनॉमिक्स से समझने में मदद मिली। सोशलॉजी समझा तो मैंने समूह बनाए कैसे मिलकर काम करें। मेरा एक भी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। पहली चीज़ बताऊँ, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा बेहद जरूरी चीज़ है। मुंह नाक कान हमारे सबके एक ही जैसे होते हैं, लेकिन बेहतर शिक्षा ही बनाती है। मुख्य रूप से हम पहला चुनाव होता है पेरिशेबल नहीं होता। पेरिशेबल यानी टमाटर, गोभी, जैसे 2 दिन में नहीं बेचा तो फेंकना पड़ेगा। हमारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो इनकी टिकाऊ क्षमता ज़्यादा हो। जैसे काली मिर्च 4 साल में खराब नहीं होगी, सफ़ेद मूंगफली 4 साल सुखा के रख दीजिए। तो हम इस तरह के फसलें चुनते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह पे डिमांड। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। बस्तर के एक किसान खेती के लिए
जल्द ही हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं। सोशल मीडिया में ये किसान जमकर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म में इनके न्यूज़पेपर के कटिंग्स वायरल हो रहे हैं। कौन है ये किसान, कैसे इन्हें कृषि के क्षेत्र में इतनी सफलता मिली, क्या अलग किया कृषि के क्षेत्र में जो इन्होंने ये मुकाम हासिल किया? हमारे साथ मौजूद हैं सर। सबसे पहले आपका बस्तर वार्ता में स्वागत है। धन्यवाद पुष्पेंद्र, आपको भी जी। सर, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा। परिचय, मैं एक साधारण किसान हूँ बस्तर जिले के कोंडा गांव से, और नाम तो आप लोग जानते ही हैं। और हम पिछले 30 वर्षों से खेती कर रहे हैं। मूलतः हम जगदलपुर से भी आगे दरभा विकास खंड के गांव ककदार के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी माताजी अभी भी वहीं रहते हैं। हमारा 45 आदमियों का परिवार है। सब के सब खेती में अमूमन जुड़े हुए हैं, और मूलतः हम किसान परिवार से। आपका सर एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए, एजुकेशन में सबसे पहले बीएससी गणित से किया बस्तर के, तब रविशंकर विश्वविद्यालय होता था जगदलपुर से, और 25 किलोमीटर साइकिल चला के हम लोग आते थे पढ़ने के लिए, और 25 किलोमीटर जाते थे। तो इस तरह से पढ़ाई शुरू हुई हमारी, और मिडिल तक तो हम गांव में ही पढ़े। दरभा विकास खंड के में 8वीं की परीक्षा दी, दरभा में जो मिडिल स्कूल है। फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया, फिर एमए हिस्ट्री लिटरेचर, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए पॉलिटिकल साइंस, और एमए सोशलॉजी पे, और एलएलबी किया, फिर डॉक्टरेट की थीसिस लिखी 3 सब्जेक्ट्स पे, और अभी भी पढ़ ही रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं विद्यार्थी भी हैं, किसान तो हैं ही। आप किसान से पहले जॉब में भी थे क्या? हाँ, मेरी चूँकि पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थे, तो कई नौकरियां लगी। जैसे कि सबसे पहले एडीओ में लगा, सहायक विकास विस्तार अधिकारी में। फिर गणित में, चूँकि गणित सब्जेक्ट से पढ़ा था, तो मेरा यूडीटी में उच्च श्रेणी शिक्षक पे लगा। फिर बड़े अच्छे मार्क्स थे मेरी हिस्ट्री में, एमए में उस समय, तो मेरा कॉलेज में प्रोफेसर में भी लगा। फाइनली मेरी सुई जाके सब जगह थोड़ा थोड़ा करके बैंक में, जब मैं बीएसआरबी बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड से मैं पीओ प्रोफेशनली अफसर रिक्रूट हुआ, और मैंने बस्तर ग्रामीण बैंक में ज्वाइन किया। तब स्टेट बैंक से स्पॉन्सर्ड हुआ करती थी, और कुछ साल हमने बैंक के ऑफिसर के रूप में नौकरी की। लेकिन अंततः लगा कि भाई, बैंक में रहते थे क्योंकि खेती तो हम करते थे, तो खेती की ओर ध्यान रहता था, और खेत में रहते थे तो बैंक की ओर ध्यान रहता था। तो लगा आधे अधूरे मन से कुछ काम करना ठीक नहीं होगा। तो अंततः हमने 99-2000 में रिजाइन कर दिया। अब करीब 22-23 साल हो गए रिजाइन करके। सर, कैसे ख्याल आया कि जॉब छोड़ना चाहिए? आप प्रोफेसर के जॉब में रहे हैं, बैंक में रहे हैं, कैसे ये ख्याल आया? देखिए, ये कोई रातों रात कोई यूरेका की तरफ हो के उठे और नौकरी छोड़नी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे काफ़ी दिनों का चिंतन था। काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं कि खेती को एक लाभदायक खेती में कैसे बदला जाए। चूँकि हम अपने गांव के भी ठीक ठाक मझोले किसान थे, और करीब 20-25 एकड़ की खेती थी। लेकिन मैं देखता था कि 25 एकड़ की खेती करते हैं, 10-12 लोग दिन रात लगे रहते हैं खेतों में। बावजूद इसके जब हम ट्रैक्टर की किस्त मान लीजिए पटाना है, तो पिताजी या चाचा जी को जीपीएफ से एडवांस लेना पड़ेगा। तो मुझे लगा खेती घाटे का सौदा है। और जब बैंक में गया और नीलामी कुर्की का डिवीज़न में देखा कि जितने भी ट्रैक्टर वाले किसान हैं सब डिफाल्टर बेचारे हो रहे हैं, तो लाभदायक खेती ढूंढने का विचार आया। तो लाभदायक खेती कोई ऐसी ढूंढी जाए जिसमें एक 4-5 एकड़ का किसान भी सम्मान के साथ अपने बच्चों को पाल सके, एक बेहतर जीवन दे सके। तो यही सॉल्यूशन, यही हल ढूंढने के लिए मैंने पूरी तरह से नौकरी छोड़ के खेती को ही अपनाया, और लगातार हम नवाचार करते रहे। कई नई किस्में ढूंढी, कई नई तकनीकों का प्रयोग किया। सन 2000 में देश में पहले सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्बल फार्मर हम बने। सन 97 में 97 में हमने अप्लाई किया, और इकोसर्ट जर्मनी से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लिया। पहली बार 2001 में हम चर्चा में आए, जब हम लोगों ने इस देश का पहला जो हमारा फार्म है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड हुआ, जड़ी बूटियों का फार्म। फिर 2000 यात्रा चलती रही। 2002-03 में हमने सबसे बड़ा लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जगदलपुर की एडीबी ब्रांच से, 1,56,00,000 का।
और उससे समय रहते ही हमने 3 साल के रिपेमेंट के पहले हमने पटा के 6 महीने पहले ही हमने वो भी कीर्तिमान स्थापित किया। फिर 2007 में हमें बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड मिला कि अमेरिका और यूरोप, जहाँ भारत का कोई भी पेरिशेबल आइटम यानी सब्जी या फल जाता था तो अरे इसमें तो रासायनिक खाद है या कीड़े हैं बोल के रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन हमने लगातार 3 साल तक निर्यात किया। हमारा जो छोटा सा किसानों का समूह है, ऐसा नहीं कि हम अरबों खरबों रुपया का एक्सपोर्ट किए, बहुत पैसे की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट नहीं था, लेकिन अमेरिका का जो क्वालिटी का नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स है, वो जो हम फुलफिल नहीं कर पाते थे इंडिया के, वो हम लोगों ने दिखाया कि भारत के किसान भी किसी से कम नहीं है। और अमेरिका के जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, मापदंड है, हमने उनको लगातार 3 साल तक पूरा किया और बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड लिया। तो लगातार हम लोग चर्चा में रहे हैं, क्योंकि नया नवाचार करते रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हम सफल ही हुए हैं, हम कई बार असफलता का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि मूंगफली की खेती कर रहे थे तो शुरुआत में मूंगफली का बड़ा अच्छा रेट था, 1500-1600 रुपया किलो था। फिर मूंगफली का रेट हर किसान अगर उगाने लगेगा तो रेट निश्चित रूप से गिरेगा, तो उसका रेट जो 1600 रुपया का 400 रुपया तक हो गया। तो बहुत सारे किसान नुकसान उठाए, हम भी भारी नुकसान उठाए। और यहाँ तक कि हमारी ज़मीनें जो, चूँकि हम तो जो करते थे बैंक से कर्जा लेके ही खेती को बढ़ाते जा रहे थे, तो नीलामी की स्थिति आ गई हमारी ज़मीनों की। तो फिर हम समझे कि भाई हमें उगाना वो है जिसकी बाजार में ज़रूरत हो, बाजारों उन्मुखी, बाजार की डिमांड के अनुसार हम उगाए। खाने पीने के लिए हम जो अनाज उगाते हैं वो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उगाएं, अपने गांव की, अपने कुटुंब की, अपने राज्य की। लेकिन जब बाजार जाने की बात आए तो हम उन चीज़ों को उगाएं जिनकी बाजार में डिमांड एंड सप्लाई में गैप है, मांग और पूर्ति में जिसके बीच में अंतर है, तभी हमें सही रेट मिल पाता है। सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? देखिए, हमारी फैमिली बैकग्राउंड ये है कि हम करीब 70 साल पहले दादाजी, हमारे परदादा वगैरह आए बस्तर राजाओं के समय में। वो भी प्रोग्रेसिव फार्मर थे, इसीलिए बुलाए गए थे। और उन्होंने दरभा विकास खंड के ककदार गांव में खेती वगैरह चालू की। वहाँ जनजाति समुदाय के साथ मिल के रहे। उनके जो देवी देवता हैं उनकी पूजा हमारे परिवार के लोग करने लगे, उनके पूजा पाठ। तो उस परिवार में केवल एक ही हमारा परिवार था जो, जिसे आप गैर आदिवासी कह सकते हैं। हालांकि बोली भाषा और संस्कारों की दृष्टि से हम अपने आप को पूरी तरह से आदिवासी ही मानते हैं। उन्हीं के बीच पले बढ़े सीखे। यहाँ तक कि जो जड़ी बूटियों का मुझे प्राथमिक ज्ञान मिला उसके लिए भी मैं उनका कृतज्ञ हूँ। वो जनजाति समुदाय, उन आदिवासी भाइयों से मैंने सीखा। सर, एग्रीकल्चर फील्ड में आपने क्या कुछ ऐसा किया जिससे आपको इतनी सफलताएं हाथ लगी? आप छत्तीसगढ़ के पहले किसान हैं जो खेती किसानी के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हमने लगातार नवाचार किया, मतलब नई नई खेती, नए नए तकनीकों का उपयोग किया। और हेलीकॉप्टर भी जो ले रहे हैं तो एक खेती में नवाचार के लिए ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई सैर सपाटा के लिए लिया जा रहा है, ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ले रहे हैं हम। क्योंकि हमारे जो काली मिर्च की खेती है, अगर आप देखेंगे 100 फीट ऊंची है प्लांटेशन, और कई बार आग लग जाता है तो हमारे प्लांटेशन जल भी जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान में हमारा जो समूह है, मेरे साथ काफ़ी किसान मिले, करीब 400 किसान मिल के कर रहे हैं। 1100 एकड़ पे हमारे समूह की खेती है। और मेरे साथ जो अन्य गाँव जुड़े हैं, करीब 25 गाँव तो इसी विकास खंड में है। लगभग 50 से ज़्यादा गाँव हैं जहाँ की जो कि साग सब्जियों की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, मक्का लगाते हैं, जहाँ हर साल 1 एकड़ पे 2-2, 3-3 हज़ार रुपया का खर्चा है। तो अगर आप सोचो कि एक गांव में 1000 एकड़ है तो 3000 रुपये प्रति एकड़ के दर से दवाई का और छिड़काव का खर्चा जो है, मजदूरी का खर्चा है, वो 30 लाख रुपया होता है। और वही काम है छिड़काव से जो है, जो महीना भर में करते हैं छिड़काव गाँव वाले, वो कुछ घंटों में हो जाता है। और वो लगभग 3 लाख रुपए की दवाई और 3 लाख का हेलीकॉप्टर का खर्चा, यानी 6 लाख 7 लाख में हो गया। कहाँ 25-30 लाख का खर्चा 7-8 लाख में हो गया, यानी 25% में। तो ये किफ़ायत के दृष्टिकोण से लिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे काम जो है हम जो ड्रोन से नहीं कर पाते हैं। ड्रोन की रेंज खत्म होती है वहाँ पे हेलीकॉप्टर का चलता है। तो हेलीकॉप्टर विशुद्ध खेती के उद्देश्य से लिया जा रहा है।
और ये हमारे लिए नई बात हो सकती है, छत्तीसगढ़ के लिए, या भारत के पहले किसान राजा राम हो सकते हैं। लेकिन जिन देशों की मैंने यात्रा की, यूरोप वगैरह में मैंने देखा है, अमेरिका वगैरह में आप देखिएगा, वहाँ पे पिछले 15-20 सालों से किसान जो है इसकी खेती कर रहे, इसका उपयोग कर रहे हैं। और हमारे लाभदायक खेती की अगर बात करेंगे कि कैसे आप आगे बढ़े, तो हमने समय समय पे फसलों का परिवर्तन किया है, फसल चक्र को परिवर्तित करते रहे। जैसे कि हम ऑस्ट्रेलियन टी, उसके ऊपर काली मिर्च चढ़ाया, उन दोनों के नीचे में हम सफ़ेद मूसली, स्टीविया मतलब जो शक्कर से 25 गुना मीठी जिसकी पत्तियां होती हैं, फिर भी जो 0 कैलोरी होता है, जिसकी पूरे भारत में ही नहीं विदेश में भी बड़ी मांग है, क्योंकि 0 कैलोरी है और पेड़ पौधे से निकलता है, कोई केमिकल नहीं है। तो स्टीविया की खेती करते हैं। फिर इंसुलिन प्लांट है, कालमेघ है, अश्वगंधा है, हल्दी है, इस तरह की लंबी रेंज है जिनकी अच्छी डिमांड है, उनकी खेती करते हैं। एडवांस मार्केटिंग टाई अप से, एक्सपोर्टर से या इंपोर्टर से पहले हम टाई अप कर लेते हैं, या कारखाने वालों से कि भाई हम उगा के देंगे, ये हमारा रेट है, उसके बाद हम उगाते हैं। तो वर्तमान में हम नेचुरल ग्रीन हाउस बनाते हैं। जो आप ग्रीन हाउस देखते हैं या पॉली हाउस जो बनता है देखते हैं, उसकी 1 एकड़ की लागत लगभग 38 से 40 लाख रुपए है। तो जो धनी देश है उनके लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे भारत का किसान 40 लाख रुपया का पॉली हाउस डाल के उसमें क्या उगाएगा? क्या सोना उगाएगा कि उसकी किस्त पटाएगा? कहाँ से, मतलब 40 लाख रुपए 1 एकड़ में कैसे खर्चा करेगा? तो हम बड़े दिन से सोचन थी दिमाग में कि इसका कुछ ऐसा विकल्प निकालें, क्योंकि 40 लाख का पॉली हाउस तो 8-10 साल में प्लास्टिक छाए रहते हैं, प्लास्टिक फटने लगता है, सूरज की रोशनी से प्लास्टिक की जो इलास्टिसिटी कम होती है, तो 7-8 साल में वो पॉली हाउस खराब हो जाता है। तो हमने पेड़ों के जरिए नेचुरल ग्रीन हाउस बनाया, जो पॉली हाउस के सारे फायदे देता है, लेकिन वो 7-8 साल में 0 हो जाता है 10 साल में, और ये 10 साल में 2 करोड़ 3 करोड़ की लकड़ी देता है, समझिए। तो और 2 लाख में तैयार होता है, वो 40 लाख में तैयार होता है, ये 2 लाख में तैयार होता है। वो 10 साल में 0 हो जाता है, ये 10 साल में 2 करोड़ की लकड़ी देता है। और बीच में आप दुनिया भर की साग सब्जी उगा सकते हो, जड़ी बूटी उगा सकते हो, मसाले उगा सकते हो। तो इस तरह की खेती जो अपनाई, इसी से हम लोगों को धीरे धीरे फायदे मिले। हमने अपनी ज़मीनों को और बढ़ाया, छोटे से चालू किया था और आज ग्रुप बढ़ते जा रहा है। आज छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर के किसान तो सीधे जुड़े हैं, अन्य राज्यों के किसान भी रोज यहाँ आते हैं, सीखते हैं, अपने राज्यों में भी इसे कर रहे हैं। लगभग 30 साल हमें लगा इसमें। बस्तर में जिस तेजी से हम चाहते थे कि आगे बढ़े या बहुत सारे लोगों में लगा पाऊँ, वो तो नहीं हो पाया। अभी भी मैं मानता हूँ कि बहुत कम लोगों का जीवन बदल पाया हूँ मैं, लेकिन हाँ, इसमें संभावना बहुत है। ये जो 25-30 साल के ज़मीनी अनुभव और 30-40 देशों का जो जहाँ मैं गया, जहाँ मैंने देशों के, मैं शहर नहीं घूमा या पर्यटन स्थल नहीं गया, जो 35-40 देश गया मैं खाली वहाँ के खेत देखा, किसानों से मिला, उनके खेती के बाजार देखे, एग्रो मार्केट्स देखे कि कौन के पास कौन सा पारस पत्थर है जो वो हवाई जहाज़ खरीद के किसान उड़ाते हैं। अब लगभग अमेरिका में हर किसान के पास हवाई जहाज, इसलिए क्योंकि बड़े बड़े खेत हैं। अब हमारे पास बड़े खेत नहीं है तो क्या करें? हमने क्या किया, मिलजुल के किया। अगर हम सामूहिकता के जरिए मिल जाएं, गांव के लोग, एक दिन में कोई भी फसल आएगा, चीज देंगे। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा, जो दवाई डालते हो ना आप, हम लोग सब कोई, तो दवाई हम अपने मन संतोष के लिए डालते हैं। 15-20% नुकसान होता ही है। ऐसा नहीं कि अगर कोई बीमारी आ गया और हम दवाई डालें तो हमको 100% उत्पादन मिलेगा ही। बीमारी, यकीन मानिए, गांव में 100 किसान हैं, 99 लोग डाले, एक आदमी नहीं डाला ना दवाई, तो वहाँ से फिर दवाई डालने के बाद बाकी 99 खेत में फिर आएगा ही। तो वो 15-20%, 25% नुकसान करेगा। हम अपनी फसल को किसी तरह बचा लेते हैं दवाई डाल के, लेकिन उत्पादन 100% नहीं ला पाते, जो कि हेलीकॉप्टर से हो सकता है। जैसे जंगल में आग लगता है, आप बस्तर के हैं, जानते हैं, हर साल आग लगता है। आग लगने के बाद क्या कभी देखे हो कि आग को बुझा पाए हो? अगर शुरू में कोई देख लिया, सजग नागरिक देख लिया, तुरंत जाके बुझा दिया तो बुझाएगा। नहीं तो जंगल में जहाँ आग लगता है वहाँ ना कोई ट्रक जा सकता है, ना टैंकर जा सकता है, कोई रोड तो बना नहीं है। और महुआ बीनने के लिए हर साल आग लगता है। अगर हेलीकॉप्टर हो तो हम उसे बचा सकते हैं, क्योंकि उस आग में करोड़ों रुपए के जंगल में लकड़ी जल जाती है, पेड़ जल जाते हैं, अनमोल वनस्पतियाँ जल के खत्म हो जा रही हैं, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। आग लगता है तो हम देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते,
क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता तो है नहीं, पहाड़ पे लगी आग। लेकिन हेलीकॉप्टर हो तो हम लगभग 1100-1300 लीटर का बकेट रख रहे हैं। जैसे ही अलार्म आया कि भाई वहाँ धुआं उठ रहा है, आग की लपटें उड़ी, हम जाके उसे तत्काल कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लाभदायकता के दृष्टिकोण से रखा गया है। मेरा मानना है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जब इसे देखेंगी कि इतना फायदेमंद है तो उनके पास पर्याप्त बजट है। हम तो बैंक से कर्जा लेके इसे ले रहे हैं क्योंकि खेती की ज़रूरत है, लेकिन इसे अगर ज़रा कल्पना करें कि हर ज़िले में जहाँ खूब जंगल है, जहाँ किसान हैं, अगर एक ज़िले में खरीद कर रख लेते हैं, करोड़ों अरबों का बजट है इन लोगों का, तो रोग पे नियंत्रण ले सकते हैं, जंगलों में आग को बुझा सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारी अक्सर जो बस्तर और छत्तीसगढ़ के जो जंगल में जो आग लगती है उसे बुझाते हुए दिखाई देते हैं। क्या अगर आपके हेलीकॉप्टर आते हैं तो क्या उन्हें आपके द्वारा हेल्प मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो 2-3-4 मरतबा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जंगलों में आग देखी और बुझाया, और उसकी पूरी जानकारी भी दी, मीडिया को भी दी, और लोगों ने सराहा भी। ये हर आदमी का कर्तव्य है कि जंगलों को आग से बचाए। केवल वन विभाग के कर्मचारी अकेले सक्षम नहीं है, उनके पास न इतना अमला है न साधन है। ये जंगल जो आने वाली पीढ़ियों की धरोहर होते हैं, और ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो अगर कहीं आग लगी, हम बुझा के दिखाएंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वन विभाग हो या राज्य सरकारें हो, इसे एप्रिशिएट करेंगी, हमारी पीठ थपथपाएंगी। और अगर ये वास्तव में कारगर साबित हुआ तो ये जो मॉडल है इसे रिप्लिकेट करेंगी सरकारें, क्योंकि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा एक सफल मॉडल क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसको रिप्लिकेट करना और अन्य जगहों तक पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना, इसके लिए हम सरकार बनाते हैं। जो सरकार का काम होता है कि हाँ ये उपयोगी है, ये इसे जन जन तक पहुंचाया जाए। तो हम एक सफल मॉडल देते हैं। सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई सरकार भी चाहती है कि जंगल बचे, सरकार भी चाहती है कि किसानों को ज़्यादा फायदा हो, तो इन चीज़ों को जरूर अपनाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आपने बताया कि आप लोग 1000 से 1100 एकड़ क्षेत्र में खेती करते हैं। क्या आपका खुद का इतना एकड़ खेत है या फिर आप गांव वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं? देखिए, 1100 एकड़ खेत लेना बस्तर में संभव नहीं है, और मेरे इसमें सीलिंग एक्ट भी आता है। तो मेरे पास तो उतना ही ज़मीन है जितना कानूनन एक व्यक्ति रख सकता है। हम सामूहिकता के जरिए ये फार्म बनाए। जैसे मान लीजिए राजनगर में हमारा फार्म है 150 एकड़ का, 160, तो वो करीब 7-8-10 किसानों का है। हमने एक साझा बाउंड्री बनाई। मैं मुखिया हूँ जो मार्केटिंग देखता हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, क्योंकि मैं बैंक कर रहा हूँ तो फाइनेंस समझता हूँ, लॉ में टॉपर रहा तो कानून समझता हूँ। मैं हाई कोर्ट में मैंने बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया, हालांकि काला कोट नहीं पहना, मैं कोई मतलब व्यावसायिक रूप से नहीं करता हूँ मैं प्रैक्टिस लॉ की, लेकिन मैं एक समूह को, क्योंकि बैंक में था तो प्रबंधन समझता हूँ, फाइनेंस समझता हूँ, लॉ समझता हूँ, तो मैं ज़रूर आपकी इस इंजन के आगे दिखता हूँ मुखिया के तौर पे। चेहरा मेरा जरूर है, लेकिन इसमें सबकी मेहनत है, सबकी मतलब ये जो भी है एक समूह का है, सब मिलके हम कर रहे हैं। और उपलब्धि किसकी है? इन सबकी उपलब्धि है जो हमारे साथ मिलके पिछले 25 सालों से लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी उपलब्धि है। बस्तर की मिट्टी की उपलब्धि है, यहाँ की जलवायु की, यहाँ की धरती की उपलब्धि मैं मानता हूँ। आपने गांव वालों को कैसे कनेक्ट किया अपने साथ? आज चूंकि आप सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, मगर उस समय आपने गांव वाले को कैसे एक्सेप्ट किया कि इस प्रकार की खेती करना चाहिए, और वो कैसे एग्री हुए? उस वक्त तक कितना कठिन रहा आपके लिए? देखिए, दूध का जला कहते हैं छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। जो किसान होता है, अगर किसी एक खेती में, नई खेती में असफल हो जाता है तो फिर दोबारा कुछ नया करने की नहीं सोचता। और संयोग से पिछले 30-40 सालों में कई प्रयोग किए गए बस्तर में। कभी नारियल लगाया गया, कभी सोयाबीन लगवाया गया, कभी अनानास की खेती हुई, कभी शीशल की हुई। तो पहले ज़मीनी तौर पे तैयारी करके अगर होता तो शायद सफल होता। किसान सरकार के बताए हुए रास्ते पे भी चलता है। कई तरह की नई नई फसलें सरकारें भी बताती हैं, और जो मीडिया है, समाचार पत्रों में कई बार पढ़ते हैं, या यूट्यूब में भी आजकल बहुत प्रचलित है कि चंदन लगाओ करोड़ों कमाओ। हमारे समय में टिश्यू कल्चर
का सागौन लगा के कमाइए, बांस लगा के कमाइए। तो हमने सब कुछ करके देखा। हमने बांस भी लगाया, जो कमर्शियल बैम्बू लगाइए। अभी भी करीब 10-12 ट्रक बांस से खरीदार ढूंढ रहे हैं 4 साल से। और उसी तरह से इमली का पौधा कोई लगवा के गया, 250 रुपये का एक दिया, बोला 2 साल में फलेगा, 12 साल हो गया नहीं फला। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियां भी आती हैं जो पौधा बेच के चली जाती हैं किसानों को ठग के। और यूट्यूब में भी जैसे आप देखेंगे ना कि ये लगाइए करोड़ों कमाइए, ये किसान करोड़ों कमा रहा है, तो हर जगह सच्चाई नहीं होती। हम लोगों ने सब कुछ करके देखा, तो इसलिए मैंने बताया कि कईयों में फेल हो चुके हैं। टिश्यू कल्चर का सागौन 16 साल 18 साल का हो गया है, अभी 20 साल और लगेगा तैयार होने में। चंदन में लगाना, फिर उसकी सुरक्षा करना और बेचना, सरकार के जरिए बेचना। मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, कोई किसान बेच पाया हो, नहीं मिलता है। ड्रैगन फ्रूट लगाया हूँ, जितना प्रॉफिट की उम्मीद किया था उतना नहीं हो पा रहा है। इमली लगाया हूँ, इमली अभी तक फ्रूटिंग नहीं आई, जबकि 2 साल में फलेगा बोले। बेंगलोर की कंपनी थी, 10-12 साल लग गया। इसी तरह से केसर लगाइए, जाफरान लगाइए, और नकली केसर किसानों को बेच दे रहे हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के फसलों का चुनाव करना चाहिए। किसी सफल किसान के यहाँ जाके पहले देख लेना चाहिए, और मार्केटिंग के लिए उनके साथ मिल के समूह बना के करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने समूह बनाया, यहाँ पे मादन तिसरी हर्बल समूह बनाया, फिर हमने मादन तिसरी हर्बल एक ग्रुप बनाया मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट लिमिटेड करके। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि इससे भी काम नहीं चलेगा, तो सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कहते हैं चैम्प, www.chamf.org ऑर्गेनाइजेशन है, .com यानी कॉमर्स नहीं है, org। तो chamf.org सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया। ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, इसको जिंदाबाद मुर्दाबाद से कोई लेना देना नहीं। हम किसान उगाएंगे, अपना रेट तय करेंगे जिससे हमारा घर चल पाए, और एक साथ बेचेंगे। तो ये 2005 में इससे भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने देश के जैविक किसानों का सबसे बड़ा संगठन का दर्जा देते हुए इसको राष्ट्रीय संगठन की मान्यता दी, चैम्प को। ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जिससे हमें देश और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार का हमें एक्सेस मिलता है। तो हम जरूर बस्तर में बैठे हैं, लेकिन हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरे हर उस जगह जहां हमारे लिए संभावना है वहां पहुंच रही है। तो और हमारे जो मेंबर्स हैं, चाहे वो चैम्प के मेंबर कश्मीर में हैं, कन्याकुमारी में भी हैं, पूरे जगह हैं, प्रगतिशील फार्म में जुड़े हैं मार्केटिंग के लिए। हम एक साथ एक फोरम बना के मार्केट करते हैं। बस्तर में हम लोगों ने, बस्तर में जो हमारी महिला सदस्य है ज़्यादातर जो काम करती हैं, उसमें मेरी बिटिया अपूर्वा त्रिपाठी ने MD बोटेनिकल के नाम से एक ब्रांड बनाया, जो उसे हाल में ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे लॉन्च किया है। केवल बस्तर के आदिवासी किसान भाइयों के द्वारा उगाया हुआ और यहाँ की महिलाओं के द्वारा प्रशंसित करके। कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बना है, अभी शुरुआती दौर में है, उनको कोई बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया में भी हर चीज़ के पैसे लगते हैं विज्ञापन के। तो अभी इन लोगों के पास इकोनॉमिक मसल पावर नहीं है उतना, लेकिन हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। आज नहीं तो कल बस्तर के ब्रांड आप देखेंगे पूरे, क्योंकि क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो पूरी दुनिया में धूम मचाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। हमको कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। 30 साल लगा हमको प्रोडक्शन में मजबूत होने में, बाकी 10 साल हम उम्मीद कर रहे हैं मार्केटिंग में। लेकिन हमारा दावा है, हमें अपनी क्वालिटी पे भरोसा है, और आने वाली पीढ़ी जिस तरह से हम लोगों की तरफ जुड़ रही है, जिस तरह से यहाँ के किसान हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इनके लिए खुली किताब है। आपने जो सवाल पूछा था कैसे जुड़े, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, इन्हीं के बीच में। तो एक विश्वसनीयता है, पिछले 25 सालों से जान रहे हैं कि आदमी अगर बैंक में होता तो GM DGM कुछ तो बना होता, तो घूस खाता तो इससे ज़्यादा पैसा कमा के सकता था। तो लोग जानते हैं कि ये नौकरी छोड़ के हमारे लिए आए, पैसा कमाने के लिए नहीं है। क्योंकि पैसा केवल लक्ष्य नहीं है, खेती में पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक वाइबिलिटी के बिना अगले साल कैसे खेती करोगे? जो लोग काम कर रहे हैं उनका घर कैसे चलेगा? इसलिए सबसे पहले इकोनॉमिक वाइबिलिटी है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसा नहीं, गुणवत्ता जरूरी है, स्थानीय लोगों को आपके काम का लाभ मिले ये जरूरी है। और अगर एक दोनों नहीं होता तो फिर कोई मतलब नहीं। केवल लाभदायकता जो है कि बाजारवाद है, हम बाजारवाद के खिलाफ। जिस तरह से बाजार जो है नैतिक मूल्यों को समाप्त कर दे, संस्कारों को समाप्त कर दे, पर्यावरण को समाप्त कर दे,
धरती को दूषित कर दे। हम केवल जैविक खेती करते हैं। हम हेलीकॉप्टर से भी जो दवाई डालने की बात कर रहे हैं जैविक, हम जैविक पोषक तत्व डालने की बात कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, हमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग मुख्य तौर पर क्या की खेती करते हैं? कभी ताश खेलते हुए लोगों को देखा है? देखा है। प्राय आप देखिएगे उनके पास 10-12 पत्ते हैं, फेंटते रहते हैं। तो हम फसलें जो हैं फेंटते रहते हैं, बाजार की जरूरत के अनुसार करते हैं। मुख्य रूप से हम हाई वैल्यू क्रॉप चुनते हैं, जैसे मैंने बताया स्टीविया, सफ़ेद मूंगफली, काल में कई फसलें हैं। मुख्य रूप से हम पहला चुनाव होता है पेरिशेबल नहीं होना है। पेरिशेबल यानी टमाटर, गोभी, जैसे 2 दिन में नहीं बेचा तो फेंकना पड़ेगा। हमारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो इनकी टिकाऊ क्षमता ज़्यादा हो। जैसे काली मिर्च 4 साल रख दो खराब नहीं होगा, सफ़ेद मूंगफली 4 साल सुखा के रख दीजिए। तो हम इस तरह की फसलें चुनते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह पे डिमांड होना चाहिए। अगर खाली राष्ट्रीय है, यहाँ के व्यापारी जो है किसान को ज़्यादा पैसा देना ही नहीं चाहते। अगर काली मिर्च का विदेश में डिमांड नहीं होता ना पुष्पेंद्र, तो यहाँ के व्यापारी काली मिर्च को भी 50 रुपये किलो से ऊपर ज़्यादा नहीं देते। आज अगर वो 500 रुपये किलो बिक रही है तो इसलिए कि डॉलर और यूरो में उसका भाव ज़्यादा है, एक्सपोर्ट का डिमांड है। तो हम ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिसका लोकल और ग्लोबल दोनों डिमांड हो, पेरिशेबल ना हो। ठीक है, रेट इतना हो कि हमें 1 एकड़ में कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा काटने के बाद बचना चाहिए, नहीं तो खेती नहीं कर पाएंगे। 5 आदमी का परिवार अगर मजदूरी कर रहा है, 4 एकड़ से ज़्यादा जमीनें नहीं हमारे पास। इस देश के 84% किसानों के पास 4 एकड़ के आसपास जमीन है। हम लोग भी तो मिला के बड़े किसान बने ना, अकेला तो नहीं। तो 4 एकड़ में कम से कम 4 लाख रुपया तो खर्चा काट के बचना चाहिए, तब तो 5 आदमी परिवार पाल देगा। तो माँ पिताजी का तबीयत खराब होगा तो इलाज करा पाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। तो इकोनॉमिक वाइबिलिटी के लिए ये बेहद जरूरी है। तो अब ऐसा समझो कि हमारे देश का पैसा विदेश कैसे जा रहा है। हर बच्चा ब्रांड देख लीजिए, आप मोबाइल आप अपने उठा लीजिए, कपड़ा जूता सब विदेश का है। नाइक के जूते आपने पहने हैं, आपकी लेवाइस की शर्ट है, और ये एप्पल का फ़ोन है, सब कुछ। यानी इन ब्रांड के जरिए देश का पैसा बाहर जा रहा है। आप उसको रोक भी नहीं सकते। WTO में साइन किए हो कि दूसरी कंपनी को आपको आने दोगे, तो आप क्या करोगे? आपके खजाना तो लूट रहा है। आप ये करो, आपका जो कोर एरिया है जिसमें आप मजबूत हो वो लेके उनके बाजार में जाओ ना। आपका हल्दी है, आपकी जड़ी बूटियां हैं, आपका गुड़ है, आपका शहद है, आपके फल हैं, मसाले हैं, मेडिसिनल प्लांट है, जिसके लिए वो मरे जा रहे हैं। आप बढ़िया क्वालिटी उगाओ, मिलावट बंद करो। हमारे यहाँ तो मिलावट भी बड़ा रोना है, क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। एतवारी बाजार में चले जाओ, आप पूछो जितनी सब्जियां बिक रही है, इसमें रासायनिक खाद तो डाले हो? नहीं डाले हैं। सब झूठ बोलते हैं, सब डालते हैं। तो हमारे किसान लेवल पे पहले तो ईमानदारी फिर गुणवत्ता, दोनों जब हम कर लेंगे ना तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैसे की कमी नहीं। भगवान ने हमें खुले हाथ से दिया है इस देश को। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी है, जैव विविधता है, 16 क्लाइमेटिक जोन है, मेहनत का साथ है, पानी है, नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं। हम बेहतरीन चीज़ें उगा सकते हैं और वी कैन मिंट द मनी। ग्लोबल इकोनॉमी में हम अपनी धमक जमा सकते हैं। लेकिन ये रास्ता खेतों से जाता है। विशेषकर मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, आने वाले वक्त में ना सरकार के पास उतनी नौकरी है, आप 50 करोड़ युवा बेरोजगार हो, आप ना सरकार के पास नौकरी है, ना कारखाने में इतनी नौकरी है किसी भी, ना कोई बड़ी कंपनी आपको दे सकती है। कितने लोग आप आफ्टर स्विगी और जोमेटो का खाना पहुंचाएंगे हम? कितने लोग आप सेल्समैन बनेंगे? किसी की हिम्मत नहीं है, बुरा लगेगा, लेकिन किसी कंपनी की औकात नहीं है कि 50 करोड़ लोगों के हाथों को 50 करोड़ नौजवान मतलब 100 करोड़ हाथों को रोजगार दे। केवल खेती दे सकती है। खेती में अपार संभावनाएं हैं। खेती में 36 अलग अलग विंग्स हैं। मतलब मोती की भी खेती होती है, बागवानी होती है, इतनी तरह की खेती होती है, इसमें सबके लिए रोजगार है। फिर खेती के बाद प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट, इतना लंबा है मार्केटिंग, जिसमें सारे लोगों को रास्ता मिल सकता है। तो विश्वगुरु अगर बनने का सोचते हैं आप, तो ये रास्ता खेतों से गुजरता है और ये समझना युवाओं को पड़ेगा। पुष्पेंद्र, इस देश में 1 अरब 42 करोड़ हैं हम।
विश्व में नंबर 1 है। इसमें बाकी का तो मेरे को नहीं मालूम कि सही में है या नहीं, लेकिन एक चीज़ में हम नंबर 1 है पक्का, वो जनसंख्या में। ठीक है, ये मेरे को मालूम है। और 1 अरब 42 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए हम कहीं इंपोर्ट करके कर सकते हैं क्या? खेतों पे उतरना पड़ेगा, खेती तो करना पड़ेगा। ठीक है, और खेती में जब तक नवाचार नहीं करेंगे, जब तक नई तकनीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक नहीं बढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर उसी दिशा में कदम है बस। भारत कृषि प्रधान देश है, करीब 70% लोग किसान हैं भारत में। आपने बताया कि 84% लोगों के पास 4 एकड़ तक खेत है, सभी लघु किसान हैं। वो अपने खेतों में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें अधिक लाभ हो? देखिए, अब भारत कृषि प्रधान देश था, अब राजनीति प्रधान देश है। अब मैं देखता हूं कि राजनीति की फसल तेजी से उग रही है। अगर खेती की बात करो तो मेरा मानना है खेती में हम अनाज भी उगाएं परंपरागत तरीके से। श्री अन्न जिसे मिलेट्स आप कहते हैं, मोटे अनाज, उसकी भी बहुत डिमांड है। साथ ही साथ फूड सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा मार्केट है। अब कोरोना ने सिखा दिया कि दवाइयों से आप बीमारी से नहीं बच सकते। आप शरीर को मजबूत रख के अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के बच सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो जैविक खेती को जाना पड़ेगा, यानी जहर वाली खेती से बचना पड़ेगा। नंबर 1, हाई वैल्यू क्रॉप भी उगानी पड़ेंगी। देश के लिए भी उगाओ, ग्लोबल मार्केट के लिए भी उगाओ। आप देश और ग्लोबल मार्केट के लिए उगाइए फसलों को। जैसे मैंने बताया कि ताश के पत्तों की तरह बाजार की जरूरत है। आपके सामने कौन खिलाड़ी है? बाजार है। आप किसान हैं, बाजार है। मार्केट आपको जाना है, मार्केट में मार्काट है, समझिए। आपका नुकसान, उसका फायदा, यहाँ सीधा सीधा गणित है। व्यापारी आपके साथ रहम नहीं करेगा, क्योंकि व्यापारी और किसान का रिश्ता दुर्भाग्य से कसाई और गोश्त का है, वो काटेगा ही आपको। तो एकजुट हो आप, पहली चीज एकजुटता के साथ जाए, बाजार की जरूरत के अनुसार बनाए, विन विन सिचुएशन हो। व्यापारी भी जिए, कारखाने वाला भी जिए और किसान का भी पेट भरे। ये सिचुएशन, ये इक्वेशन, ये संतुलन लाना पड़ेगा और उसी के अनुसार हमें फसलों का चुनाव करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से लाभदायकता हम हासिल कर पाएंगे। सर, आप 1100 एकड़ में खेती करते हैं, आप इतने लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, आप खुद एक सबके साथ लीड कर रहे हैं, दिन भर आपका क्या है शेड्यूल? देखिए, जो एक किसान का शेड्यूल होता है, सुबह उठ के कुछ खा पी के सबसे पहले खेत जाते हैं। 1-2 खेत जाते हैं, जो भी नज़दीक का है वहाँ क्या काम हो रहा है देखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जुड़े रहते हैं। कहाँ का क्या मार्केट भाव चलते रहता है, यहाँ सब आते रहते हैं। मेरे सभी फार्म ऑनलाइन हैं, विकीमेपिया पे है, मेरे मोबाइल पे मैं सारी गतिविधि देखते रहता हूँ, कहाँ क्या काम हो रहा है। और केवल यही नहीं, देश विदेश में जहाँ भी किसानों के इशूज़ हैं वो सब अपलोड होते रहते हैं। और लगभग 2-2:30 बजे लौट के आता हूँ, फिर भोजन वगैरह करता हूँ, और भोजन के बाद ईमेल वगैरह चेक करता हूँ एक बार दोबारा यहाँ पे। फिर एक बार फार्म निकल जाता हूँ, 7-8 बजे आता हूँ। फिर उसके बाद 11-12 बजे तक ईमेल वगैरह देखता हूँ कि 12 बजे के आसपास अमेरिका वगैरह के जब खुलते हैं बाज़ार वहाँ पे, तो एक बार उसे देख के वो रेट वगैरह देख के फिर सोता हूँ। परिवार में आप अकेले करते हैं या परिवार के लोग भी आपका हाथ बटाते हैं इसमें? नहीं, परिवार जो है 2 तरह के, एक मेरा घर का परिवार, दूसरा मेरा आदिवासी भाइयों का परिवार। ये दोनों अगर नहीं होते तो मैं सफल नहीं होता। मेरे 7 भाई हैं, वो भी हाथ बटाते हैं, मेरी पत्नी है वो हाथ बटाती हैं। अब नई पीढ़ी आ रही है, मेरी बिटिया, वो 25 लाख का पैकेज छोड़ के वो इससे जुड़ी हुई, इसकी मार्केटिंग में लगी है। बेटा केमिकल इंजीनियर करके वो भी इसी से जुड़ रहा है। तो सेकेंड पीढ़ी भी आ रही है। मैं युवाओं को, अगर मैं अपने घर के युवाओं को ही मैं मोटिवेट नहीं कर पाया तो मैं बाहर देश के दूसरे युवाओं को क्या मोटिवेट कर पाऊँगा? क्योंकि चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम बोलते हैं, है ना। उसी तरह से चैरिटी के साथ ही मेरा मानना है कि कोई अच्छा कार्य अगर कर रहे हैं तो घर से ही शुरू होना चाहिए। आप लोग का टर्नओवर कितना है? देखिए, सवाल तो ये है भाई हुसैन जी की स्त्रियों की आयु नहीं पूछना चाहिए और पुरुषों का आय नहीं पूछना चाहिए। स्त्रियों की आयु, पुरुषों का आय, यानी टर्नओवर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विभाग हैं जो सुनते रहते हैं कान गड़ा के। आपने पूछा नहीं कि उनके दस्ते कूच करेंगे, ठीक है। फिर भी हमारे, क्योंकि बड़ा किसानों का समूह है, हमारे किसान के समूहों का
जो हमने रफली निकाला है वो करीब 25 से 30 करोड़ का टर्नओवर है। मेरा खुद का पूछोगे तो वो भी बताता हूँ, कभी 60 लाख कभी 70 लाख भी आसपास का होता है, हमारे परिवार का भी। इस तरह से जो जिसका जितना एकड़ जमीन है उसी हिसाब से उसका लाभदायकता होती है। राजाराम त्रिपाठी जी की आज सब सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, आपने कितने फेलियर फेस किए हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ज़िंदगी मेरी बहुत कठिन थी और उस कठिन ज़िंदगी ने मुझे मजबूत बनाया। जब हम जिस गांव में ककलार के हैं वहाँ से हम पानी लेने के लिए करीब 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाना पड़ता था कई बार गर्मियों में। तब ट्यूबवेल नहीं था, कुछ नहीं था, पंप भी नहीं था और हम झरिया खोद के वहाँ से पानी लेके आते थे। सुबह 4 बजे से लाइन लगती थी, 10-11 बजे नंबर लगता था। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, मैंने बताया कि हम 50-60 किलोमीटर पर डे साइकिल चला के कॉलेज पढ़ने आते थे। खेती की, हाँ, नौकरियों में मुझे तत्काल सफलताएं मिली। मेरे गुरुओं को श्रेय जाता है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद फिर खेती में शुरुआत में जो शुरुआती कुछ सफलता मिली, साग सब्जियों में खेती किया, लेकिन उसके बाद साग सब्जी में बड़ा घाटा हुआ। मैं उस समय मैंने तय किया एक्सपोर्ट करूँगा इसे, और हवाई जहाज़ 2 ही चलते थे, बॉम्बे दिल्ली। तो कोशिश किया सब्जियां उगा के वहाँ भेजने की, तो उसमें फेल हुआ। फिर सफ़ेद मूसली में बताया, सफ़ेद मूसली की खेती में शुरुआती फ़ायदे हुए तो हम आखिरी चौनी तक उसमें दाव में लगा दिए अपना सब, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है करके। लेकिन उसमें ऐसे मुंह के बल गिरे हम कि ये समझ लीजिए कि ज़मीनें नीलाम हो गई हम लोग की, और डिफेम भी हुए कि भाई राजाराम पेपर में छप रहा है उनकी ज़मीन नीलाम। फिर उसके बाद इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बिजली वाले हर्बल की खेती को कमर्शियल मान लिए, तो उनके साथ लड़ाइयाँ लड़े। फिर फाइनली उच्च न्यायालय में, ट्रिब्यूनल में हम जीते। फिर लगातार लगा रहा, सेल टैक्स का भी पछड़ा था, जीपीएफ पीएफ वालों का भी लफड़ा था। तो जब सफलता की कहानी गुजरती है तो सरकारी कर जो विभाग है वो भी अपना वो भी जांच करते हैं कि सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। जांच करना सही भी है, तो उन्होंने जांच किया। इन अग्नि परीक्षाओं से हम खड़े होकर निकले। हमने कानून समझा, कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं वो समझा। हमने एक बार हमारा एक्सपोर्ट इंग्लैंड के लिए था, लेकिन वो ठगों की जमात मिल गई, उसने श्रीलंका में उतरवा लिया पूरा। लिखा पढ़ी करते रहे, कुछ नहीं हुआ, पूरा कंसाइनमेंट डूब गया, करोड़ों का माल हमारा। कई बार ऐसा हुआ, कई बार हम मूसली लगाए, जैसे यहाँ मार्कंडी नदी में 35-40 एकड़ में लगाया था मूसली। इतनी बाढ़ आई कि मार्कंडी नदी में कि समझ लीजिए कि मूसली तो छोड़िए, वो बेड तक बह गई। ट्रैक्टर में जो जहाँ धुआं निकलता है वहाँ तक रेत भरा था, ट्रैक्टर निकाल नहीं पाए हम लोग। तो इस तरह से खेती में उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है किसान को। आज हम ऐसी खेती चुनते हैं जिसमें कम से कम रिस्क हो। जीरो रिस्क नाम का कोई चीज़ नहीं होता, लेकिन अब हमारे जो है एक थैली में सारे अंडे नहीं रखना। जैसे हमने मूसली का खाली खेती किया, और अब हम कम से कम 4-5 प्रकार की खेती पकड़ते हैं। सबसे पहले हम पेड़ लगाते हैं। जड़ी बूटियाँ कहाँ होती है? जंगल में। हम जंगल बनाते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ के नीचे उगाओ। पेड़ के नीचे अगर रहेगा तो ज़्यादा बारिश होगी तो भी बचे रहेगा, तेज़ धूप होगा तो भी बचे रहेगा। फिर पेड़ की लकड़ी यानी ब्रांच भी काट के बाद बेच देंगे जलाऊ में, तो भी धान से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हम पेड़ लगाते हैं, फिर इंटरक्रॉपिंग करते हैं नीचे। तो अब हम लोगों ने बिना इंश्योरेंस के इंश्योर्ड खेती कैसे करें, उसके लिए पेड़ अलग अलग तरह के लगाते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, खाद भी बनाता है, और यूरिया खरीदने की जरूरत नहीं, उस पेड़ को लगा दो। तो 1 एकड़ में अगर आप 200-300 पेड़ लगा दिए तो फिर आप कोई भी खेती बिना यूरिया के कर सकते हैं 2 साल बाद, 1 साल बाद। तो इस तरह हम लोगों ने धीरे धीरे सॉल्यूशन ढूंढे। अब ये सॉल्यूशन भारत सरकार चाहे तो जो आप समझ लीजिए 2 लाख करोड़ का रासायनिक खाद इंपोर्ट करते हैं, इस सॉल्यूशन के जरिए काफ़ी कुछ पैसे बचा सकती है, वो भी कर सकती है। आजकल जो शिक्षा हो गई है, नौकरी अर्जन करने के लिए लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, और आजकल कई लोगों की मानसिकता ये भी है कि वो नौकरी अर्जित करता है तो ही उसकी शिक्षा की वैल्यू को लोग समझते हैं। मगर राजाराम त्रिपाठी जी ने कई विषयों में एमए किया है, आपने एलएलबी भी किया है, आपने पीएचडी भी किया है, आप बैंकर भी रहे हैं, साथ ही आपने एडीओ भी रहे हैं, आप प्रोफेसर भी रहे हैं। एडीओ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के को काफ़ी करीब से आपने समझा होगा।
शिक्षा साथ ही इन सब चीज़ों को आपको कितना बेनिफिट मिला अपने कृषि क्षेत्र में ग्रो करने के लिए? भाई पुष्पेंद्र, पहली बात तो शिक्षा कोई भी बेकार नहीं जाती। जब मैं बीएससी गणित किया तो मैं जब व्यापार में जब तक बाकी लोग कैलकुलेट करते रहते हैं तब तक मैं हिसाब लगा लेता हूँ कि इस सौदे मेरे को प्रॉफिट होगा या नहीं। मैं इकोनॉमिक्स में किया, जिससे मुझे बहुत सारी चीज़ों के इकोनॉमिक्स को समझने में मदद मिली। सोशलॉजी समझा तो मैंने समूह बनाए, कैसे मिलकर काम करें। मेरा एक भी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। पहली चीज़ मैं बताऊं, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा बेहद जरूरी चीज़ है। मुंह नाक कान हमारे सबके एक ही जैसे होते हैं, लेकिन बेहतर शिक्षा ही बनाती है हमें। दूसरी चीज़ क्या है कि जब शिक्षा हम हासिल करते हैं, जैसे मैं और मेरी बेटी पिछले सालों हम साथ में बैठ के एग्जाम दिए, लोग हंस रहे थे कि भाई अब तो 60 साल के हो गए, अब तो नौकरी तो मिलनी नहीं है, फिर काहे के लिए आप पढ़ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब हम नया कुछ पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि वो हमको कुछ नहीं आता है। जब मैंने किताब खोली पॉलिटिकल साइंस की तो मुझे लगा यार ये सब तो पता ही नहीं था मुझे। यानी आप जब पढ़ते रहते हो तो हमेशा, अगर आप ऊँट हो तो आपको बार बार पहाड़ के पास जाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको कुछ नहीं आता। ज्ञान तो समुंदर की तरह है, एक बूंद मिल जाए बहुत बड़ी चीज़ है, विशद है ज्ञान। तो जब हम पढ़ते रहते हैं तब हमको अपने अज्ञानता का एहसास होता है और आपकी विनम्रता बनी रहती है। आप जानते हो कि आपको बहुत कुछ नहीं आता, आप सीखते रहिए। खेती तो निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हम अभी भी रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते हैं खेती में। अभी भी हम स्टूडेंट हैं खेती में। मेरे से ज़्यादा कोई भी गांव चले जाइए, बुजुर्ग किसान है, वो एक आध नया चीज़ बता देगा। सियान जो है गांव का सियान हमको बताएगा कि राजाराम ये ऐसा नहीं, ऐसे कर लो इसको। तो किसानों को अपने अनुभव बांटना भी चाहिए। परंपरागत जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको भी सीखना चाहिए बुजुर्गों से, और नए ज्ञान को मिक्सअप ब्लेंड करना चाहिए, मिलाना चाहिए। खाली हम नया तकनीक कर लें, हेलीकॉप्टर ले आएं तो उससे भी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें अपने परंपरागत ज्ञान अपनी कोर एरिया में और आधुनिक ज्ञान दोनों को आवश्यकता के अनुरूप पकड़ना होगा। जहाँ छोटा फार्म वहाँ ड्रोन ले लो आप। जब बड़ा ग्रुप है तो 10 ड्रोन यहाँ वहाँ कहाँ भेजते रहोगे आप? ठीक है, आग लगेगी तो ड्रोन काम नहीं करेगा, ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए। तो इस तरह से मेरा मानना है शिक्षा बेहद ज़रूरी है, और शिक्षा प्राप्त करके हम आए। थोड़ा सा ये जरूर बोलना चाहूँगा, शिक्षा रोजगार उन्मुख होना चाहिए। उसमें हमारी जो शिक्षाएं है इसमें, जैसे अब देखिए, मैं जब पढ़ता था तो हम 8वीं तक 11वीं तक क्राफ्ट की एक क्लास लगती थी, बागवानी की। हम छोटे थे तब से गाँव में प्राइमरी स्कूल के सामने धनिया ये वो सब लगाते थे। मिडिल स्कूल में भी हम लोगों से काम करवाया जाता था। मेथी, धनिया, कई चीज़ लगाते थे, फूल के पौधे लगाते थे। फूल से, पौधों से, इन चीज़ों से हमारा परिचय होता था। एक बागवानी के शिक्षक होते थे, मुझे पता नहीं सन 75-76 के बाद से अचानक गायब हो गया वो। ना किसी स्कूल में शिक्षक दिखता है बागवानी का, ना कहीं शिक्षा दिखती। तो मेरा मानना है कि खेती, अगर 60-70% लोग खेती से जुड़े हैं और इतने लोगों का पेट भरना ही सबसे बड़ा काम है पहले, तो मैं मानता हूँ। तो शिक्षा को खेती उन्मुख बनाना पड़ेगा, खेती से जोड़ना पड़ेगा और व्यवहारिक खेती से जोड़ना पड़ेगा। वरना कई आईआईटी के स्टूडेंट के ग्रुप आए तो उनको आम का पेड़ होता है या लता होती, उस समय या महुआ देखा तो दंग रह गए कि भाई महुआ ऐसा होता है, नाम सुना था। तो नई पीढ़ी को अगर पेड़ पौधे पर्यावरण का ज्ञान नहीं होगा तो मेरा मानना है ये बहुत बड़ी कमी होगी। आपने इतनी शिक्षाएं अर्जित की, क्या आप रेगुलर क्लास जाते हैं या पत्राचार के माध्यम से देते हैं? किस प्रकार से आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की? देखिए, मैं बीएससी, एमए इकोनॉमिक्स, एलएलबी, ये तो मैंने रेगुलर प्राप्त किया। बैंक में था तो मैंने परमिशन लेके एलएलबी किया, रेगुलर गया। नाइट कॉलेज था, दिन में काम करता था, रात को जाके नाइट कॉलेज में लॉ पढ़ता था। बाद में मैंने प्राइवेट भरा और उसके बाद प्राइवेट में मैंने कई एमए किए, फिर डॉक्टरेट किया। डॉक्टरेट में क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, क्लास लेना भी पड़ता है, वो सारी प्रक्रिया पूरी की। बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर आप सेलेक्ट हुए थे, तो आप फाइनेंस को काफ़ी करीब से जानते हैं। बहुत सारे किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो किस प्रकार से बैंक से सहायता ले सकते हैं, किस प्रकार लोन लेकर खेती किसानी कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में।
देखिए, बैंक का लोन जो है, मेरा मानना है बैंक का लोन जो है कोई खैरात नहीं होती, समझे हम बात को। अब राजनीति, मैंने बताया ना, इस देश में राजनीति की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो कई बार कर्ज माफ़ी हो जाता है। मेरा मानना है कि बैंक से कर्जा लेते समय किसान को बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ब्याज का पहिया बहुत तेज घूमता है। अगर आप पर्याप्त लाभ कमा सकते हैं तब लोन लीजिए, और लोन का सदुपयोग होना चाहिए। लोन ले लिया, शादी ब्याह त्यौहार बना लिया, कई बार दबाव में हम फंड का दुरुपयोग कर देते हैं, फिर बाद में कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो मेरा मानना है कि कर्ज का बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग होना चाहिए, सोच समझ के ऋण लेना चाहिए, और यथासंभव टाइम पे पटाना चाहिए, पहली चीज़ मेरा मानना है। दूसरा ये है कि बैंक जो भी है, जिससे भी आप बैंक से संपर्क करते हैं, बैंक का जो पैसा है जनता का पैसा है, और जितने बड़े उपक्रम देख रहे हैं सब कर्ज पे हैं। जब बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी सारे लोग कर्ज लिए हुए, कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं, कर्ज लेके उस पैसे को और पैसा बनाने में लगाएं। खेती से अगर कर्जा का उपयोग करके आप आमदनी बढ़ा रहे हो तभी कर्ज लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के बारे में बताइए, क्या है, क्या करते हैं आप इस समूह के जरिए? माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह किसानों का समूह है, अनौपचारिक कह सकते हैं, खेती सब अपना अपना करते हैं और मार्केटिंग मिल के करते हैं। एक वाक्य में समझाया, मार्केटिंग का फोरम हमारा एक है, यानी रेट एक ही रहेगा, सबको एक रेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि राजा राम जी बाकी लोगों का खरीदें और फिर ज़्यादा कीमत में बेच लें, दलाली वाला काम नहीं। किसान से दलाली मत करें। राजा राम जी का 10 क्विंटल है तो 10 क्विंटल मिलेगा, मंगू राम जी का 1 क्विंटल है तो 1 क्विंटल का मिलेगा, रेट सबको समान मिलेगा, ये नियम है। आपने एग्रीकल्चर के फील्ड में एजुकेशन जो आपने ग्रहण की उसे आपने अपनाया, साथ ही आप इतने विदेश दौरे किए, तो आपने बताया कि आप वहाँ पर भी एग्रीकल्चर टेक्निक्स को देखते थे, इससे आपको कितना बेनिफिट मिला? देखिए, मैंने कहा ज्ञान एक किताब पढ़ के भी आता है, ज्ञान देशाटन से भी आता है। जितना ज़्यादा आप देखेंगे घूमेंगे, तो खेती, चूँकि मैंने वास्तव में इतने सारे देशों की खेती देखी और उसका खेती के साथ ही उसकी मार्केटिंग देखी, तो उससे मुझे बहुत दो चीज़ समझने में मदद मिली। एक तो डिमांड किस चीज़ की किस देश में ज़्यादा है, दूसरा खेती में लाभ बढ़ाने के लिए तकनीकों का प्रयोग करके हम कैसे लाभ बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक गांव में अगर 1000 एकड़ है और वो खाद दवाई हाथ से डालते हैं तो 25 लाख का खर्चा हो रहा है, और जबकि हेलीकॉप्टर करते हैं तो 7-8 लाख में हो जाएगा, यानी आधे से भी कम में आपका काम हो रहा है। तो ये मैं देखा समझा तभी तो मैंने अप्लाई किया। तो चीज़ों को देखें, समझें और फिर उसे हम उसे लागू करें, तो कार्यान्वित करें, तभी बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा केवल परिकल्पना करने से, केवल सिद्धांत जब तक कार्यान्वित नहीं हो तब तक उसका फायदा कैसे मिलेगा। हेलीकॉप्टर आप चूंकि लेने वाले हैं, तो बड़ा सवाल सबके लिए है कि आखिर हेलीकॉप्टर को कौन चलाएगा? देखिए, हेलीकॉप्टर चलाना क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमको लगता है कि बहुत ही कठिन है। मेरा मानना है कि सारी चीज़ें इंसान ने बनाई है, तो इंसान ऑपरेट भी कर सकता है। अब तो ट्रेनिंग स्कूल जगह जगह खुल गए हैं, हमारे समूह के साथी जाके ट्रेंड होके इसे चलाएंगे। शुरुआत के कुछ घंटे कंपनी प्रोवाइडेड या जो जिस कंपनी से हमने टाइप किया हुआ है, जो इसका NOC लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस सब काम करवा रही है, उस कंपनी के द्वारा शुरू में हमें पायलट उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन मेनवाइल हम जो इसकी 30 दिन के आसपास की ट्रेनिंग होती है अपने ग्रुप के लोगों को कराएंगे, और बस्तरिया ही बस्तर में हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। मतलब जल्द ही जो बस्तर के भी जो किसान है वो हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दिखाई देंगे। यही मैं कह रहा था कि बस्तर के किसान केवल हेलीकॉप्टर खरीदेंगे नहीं, बस्तर के किसान हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे भी, और कोई असंभव नहीं है। बड़े सपने देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब मैं कलाम साहब से मिलने गया, कलाम साहब हमारे यहाँ आए भी थे पार्क में, राष्ट्रपति भवन भी मिलने गया, कलाम साहब के ऑफिस में उनके पीछे एक जगह लिखा हुआ था, छोटे सपने देखना अपराध है। और कलाम साहब हमेशा हम लोगों का हौसला बढ़ाते थे, बल्कि हम जो प्रोडक्ट डेवलप किए उनके कहने पे किए। वही उनका वर्ड मुझे आज भी याद है। रायपुर में दीक्षांत समारोह में आए थे, मिला था, क्योंकि उससे पहले
DRDO के अध्यक्ष थे तो भी आए थे यहाँ हमारे फार्म पे, जो राजनगर में हमारा फार्म है, गिरोला के पास हो जाते थे DRDO। तो उन्होंने कहा मैन यू आर सेलिंग इन गिनी बैग्स, बोरा में भर के कब तक जड़ी बूटी उगा के बेचोगे, तुम इसको प्रोडक्ट बनाओ। तो हम लोगों ने बनाना चालू किया। अब हम लोगों को प्रोडक्ट का लाइसेंस, फलाना लाइसेंस, फूड लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस, दुनिया GMP, इतना कुछ लगता है। ये सब करने में हमें 10-12 साल लग गया प्रोडक्ट में, लेकिन हाँ फिर डेवलप किए। और अब तो मैंने बताया अमेजन और फ्लिपकार्ट पे माँ दंतेश्वरी हर्बल के उत्पाद हैं, आप पूरा त्रिपाठी उसे देख रहे हैं। तो नई पीढ़ी जरूर इसे आगे ले जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। बस्तर के प्रोडक्ट अमेरिका वाले भी खरीद सकते हैं, इंग्लैंड वाले भी खरीद सकते हैं। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा साथियों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जड़ों से जुड़े, जिनके घरों में खेती है वो खेती में भी अपना समय दें। खेती में अपार संभावनाएं हैं। आप बाहर भी नौकरी करें लेकिन अपनी जड़ों से जरूर जुड़े रहें। और विशेषकर बस्तर के युवाओं को कहूँगा कि खेती में अपार संभावनाएं हैं, नौकरी से भी बेहतर संभावनाएं खेती में हैं। आने वाले दिनों में और बेहतर संभावनाएं होंगी। आप सबको शुभकामनाएं। आपका चैनल देखने सुनने वाले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कभी पुष्पेंद्र जी के साथ, आप लोग जब चाहें तो आके इस खेती को देख भी सकते हैं, केवल सुनने की बात नहीं है। आप आएँ, कोंडागांव में हम लोग के खेत हैं, आएँ, देखें, समझें और खुद भी करें। कोई किसान भाई अगर आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, जो भी जैविक खेती को इच्छुक है और खेती से मुनाफा भी कमाना चाहता है ईमानदारी से, वो उसका स्वागत है। यहाँ पे बस्तर के किसानों का सबसे पहले स्वागत है। और कोंडागांव में DNK में BSNL ऑफिस के बगल में माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह का छोटा सा ऑफिस है। आप यहाँ आके जुड़ें। और जिला अस्पताल के पास में पहला फार्म है और जनपद के सामने एक फार्म है, कई फार्म हैं यहाँ पे और कई किसान जुड़े हुए हैं। बहुत सारे आदिवासी किसान भी कर रहे हैं, जैसे मैं 2-4 नाम देता हूँ। जड़कोंगा में, काटा गांव में संतूराम मरकाम हैं, जानो मरकाम जी हैं। ये लोग प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बढ़िया काली मिर्च की खेती कर रहे हैं। वहाँ से भी सीख सकते हो आप। बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़ के अब अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साथ जुड़ के किसानों की क्या ज़िंदगी बदली है? ये तो उनसे ही पूछो। मैं तो कहूँगा कि किसानों से पूछें तो बेहतर रहेगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा उनके साथ रह के मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदल गई। मैं कभी टाई लगाता था, अब गमछा लेके घूमता हूँ। आपकी हेलीकॉप्टर कब तक आएगी? देखिए, मेरी और हमारे समूह के सारे लोगों की इच्छा है जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन जो उसकी औपचारिकताएँ होती हैं, क्योंकि विदेश से आता है पहली चीज़, इंडिया से नहीं, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसकी लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। जैसे ही प्रक्रिया निपटेगी हम सब भी उत्सुक हैं, जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर आएगा, तय है। बहुत बहुत आपको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने बस्तर वार्ता को समय दिया। शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। तो ये थे राजाराम त्रिपाठी जी, जो छत्तीसगढ़ के पहले किसान हैं जो खेती किसानी के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। इनसे हमने इनके संघर्ष के बारे में जाना, साथ ही हमने इनके जीवन के बारे में भी विस्तृत तौर पे चर्चा की। हमने इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जाना। एक बैंकर से सफल किसान बनने की कहानी राजाराम त्रिपाठी जी की इस इंटरव्यू में हमने जाना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि यह वीडियो यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।